बैंकों में बैंक खातों में जाएगी। मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए हमारे मध्य उपस्थित श्री राजनारायण कौशिक जी, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर हरियाणा से आग्रह करूंगा कि आप हरियाणा के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का पुष्पगुच्छ अंगवस्त्रम प्रदान करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरा आग्रह श्री देवेंद्र सिहाग जी, अतिरिक्त निदेशक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा से, आप आदरणीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, पुष्पगुच्छ अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करें। সুধীবৃন্দ, আমি আনন্দেৰে জনাও যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱে এই চৌহদত পদাৰ্পণ কৰিছেহি। क्योंकि इस कार्यक्रम का मूल भाग भारत सरकार द्वारा प्रसारित किया जाएगा, जिसकी जल्द ही शुरुआत होगी, और कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये कार्यक्रम भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 1 दिसंबर 2018 से भारत देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर 4 मास के अंतराल पर 2,000 रुपए की किस्त जारी की जाती है। ये किस्त किसानों की आवश्यक सामग्री, जिससे कि वो खाद, बीज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध और सेवाएं उपलब्ध करा सकें, जिससे कि भारत में खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। कारण क्या था कि कुछ किसान जिनकी भूमि बहुत थोड़ी थी, उनके पास धन की कमी बनी रहती थी और कृषि का जो कार्य था वो सुचारू नहीं था। तो इस किस्त की शुरुआत हुई और इस किस्त में जैसे मैंने बताया कि 6,000 रुपए प्रति वर्ष 2,000 रुपए हर 4 माह के अंतराल पर किसानों को हस्तांतरित किए जाते हैं। अब तक लाभार्थी किसानों को 21 किस्तें पहले से दी जा चुकी हैं और अगली आज ये 22वीं किस्त जारी की जा रही है। अब भारत सरकार की तरफ से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, हम सब उसका अवलोकन करेंगे।
देवियों सज्जनों, यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि जन कल्याण और राष्ट्र सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस ऐतिहासिक समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है कि गगनभेदी करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का ससम्मान स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही इस कार्यक्रम की शोभावर्धन हेतु उपस्थित हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम की जन आकांक्षाओं के सशक्त प्रतीक, युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय सांसद श्री दिलीप खैकिया जी, भारत सरकार के विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पवित्र माधुरिता जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है एक पारंपरिक गामोसा, सेलेंग सादौर, बांस से निर्मित बालक गणेश की एक प्रतिमा, एटी कोली डूटीपात अर्थात एक कली दो पत्तियों का लेबल पिन, एटी कोली डूटीपात की प्रतीकात्मक भावना को अभिव्यक्त करती हुई एक वृक्ष अंकुर का कलात्मक स्मृति चिन्ह जो चाय बागानों में उगने वाले कोमल अंकुर से लेकर विश्व पटल पर असम की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पहचान को दर्शाती है। धन्यवाद। एटिया मैं অসমৰ পথ প্ৰদৰ্শক আৰু জনহিতৈষী নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ পৰা অহা মোৰ অতিকে সন্মানৰ শ্ৰমিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, 8খন চাহ বাগিচাত ডিজিটেলি আমাৰ লগত সংযোজিত হোৱা চাহ বাগিচাৰ সন্মানীয় শ্ৰমিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি অসমৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ দিন।
আমি এটা সপোন দেখিছিলোঁ যে অসমৰ চাহ বাগিচাৰ 200 বছৰীয়া ইতিহাস আমি যেতিয়া পালন কৰিম সেই সময়ত অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগিব। এই সপোন সংকল্পলৈ আৰু সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ এটা বিশাল পথ আমি অতিক্ৰম কৰি আজি অসমৰ ইতিহাসৰ এটা স্মৰণীয় দিনত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আজি অসমলৈ অহাৰ 200 বছৰৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ লাইনত বাস কৰা শ্ৰমিকসকলক আমি মাটিৰ পট্টা হাতত তুলি দিম। জাতীয় জীৱনৰ ই এক মহান ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ থাকিব। আজিৰ দিনটোত মই অসমৰ সমূহ চাহ শ্ৰমিকক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ শ্ৰম তেজ আৰু ঘামৰ সন্মান হিচাপে আজি অসমবাসীয়ে তেওঁলোকৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিব। ই আমাৰ বাবে এক বিৰল আৰু গৌৰৱময় মুহূৰ্ত। অকল মাটিৰ পট্টাই নহয়, চৰকাৰী চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণ, চাহ বাগিচাৰ লাইনত খোৱা পানী, পকী ৰাস্তা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল। আজি আমি সমগ্ৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এক শৈক্ষিক নৱজাগৰণৰ বাবে কাম কৰিছোঁ আৰু আজি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যাত্ৰাই এক নিৰ্দিষ্ট গতি লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ 3.5 লাখ শ্ৰমিক পৰিয়ালক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। মই এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত আমাক সহায় সহযোগিতা কৰা চাহ বাগিচাৰ নেতৃবৃন্দ, সামাজিক কৰ্মী আৰু চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী কোম্পানী সকলোলৈকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো আৰু অহাকালি অসমৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু মহিমামণ্ডিত দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আৰু কালি দুইটা দিনক সংযোজিত কৰি অসমবাসীক 47,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উপহাৰ দিব। মই ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বাবে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এই সভাৰ পৰাই দেশৰ 9,32 লাখ কৃষকক PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে 22 সংখ্যক কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা 120 মেগাৱাট কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে আমি গ্ৰিডত ইলেক্ট্ৰিচিটি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কপিলী হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে উদ্বোধন হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী,
প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন আছিল যে প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে এটা ইউনিটি মল বা একতা মল নিৰ্মাণ হ'ব, য'ত অসমৰ মানুহে সেই একতা মলত গৈ গুজৰাট, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদসমূহক তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী তাক কিনিবলৈ পাব আৰু ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীসমূহ দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহত কিনিবলৈ পাব আৰু এই একতা মলবিলাকত দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰে পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীসমূহ থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই একতা মল নিৰ্মাণৰ বাবে আমাক 298 কোটি টকা আমাক আগবঢ়াইছিলে আৰু আজি সেই একতা মল আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে সেই একতা মল বা একতা মলৰো আজি এই মঞ্চৰ পৰাই শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। পাণ্ডু বন্দৰ চৌহদৰ পৰা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ কেন্দ্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্মাণ কৰা এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু প্ৰথমটো অসমৰ সামুদ্ৰিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে জাহাজৰ সৈতে জড়িত স্কিল আহৰণ কৰিব পাৰিব। 5,000তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি সংস্থাপন পাবৰ সুবিধা পাব। তেনে সামুদ্ৰিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰে পৰা ভূমি পূজন কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী, আমাৰ বাবে নুমলীগড় শোধানাগাৰে কেইটামান দিন আগতে নৱৰত্নৰ স্বীকৃতি পাইছে আৰু অসমত নুমলীগড় শোধানাগাৰে উদ্যোগিক এক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেইটামান দিন আগতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নুমলীগড়লৈ গৈ বাঁহৰ পৰা ইথানেল নিৰ্মাণ কৰিব পৰা বায়' ৰিফাইনেৰীৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল। আজি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাক্ট পাইপলাইন, যি নেকি 1.72 মিলিয়ন টনৰ পৰা 5.5 মিলিয়ন টন হ'ব, নৰ্থ ইষ্ট গেছ গ্ৰিড আৰু হাইলাকান্দিৰ 5 গ্ৰামত নিৰ্মাণ কৰা নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ ৰেল ফ্ৰেট POL টাৰ্মিনেলো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব আৰু নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ এই আটাইকেইটা প্ৰকল্পৰ বাবে 10,448 কোটি টকা ব্যয় কৰি অসমৰ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰমেশ্যন থ্ৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই মন্ত্ৰক সৰুগত কৰি নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কেইবাটাও নতুন আঁচনি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে খন্তেক সময় পিছতেই ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব। চাপৰমুখ ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে লাইন 571 কিলোমিটাৰ আমি বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছো। 558 কিলোমিটাৰ ৰঙিয়া মুকক চেলেং ৰেলৱে লাইন, 315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বদৰপুৰ শিলচৰ বদৰপুৰ চুৰাইবাৰী ৰেলৱে লাইন সেৱাও আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। ফৰকাটিঙৰ পৰা তিনচুকীয়ালৈ ৰেলৰ দ্বৈত লাইন নিৰ্মাণৰ বাবেও 3,633 কোটি টকাৰ এক ব্যাপক প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি অসমৰ জনতাৰ বাবে
কাম আৰম্ভ কৰিব, উদ্বোধন কৰিব, যি আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন হ'ব। মই বহু কথা ক'ব খোজা নাই। যোৱা 5টা বছৰত অসমৰ দৰিদ্ৰ জনতাক ন্যায় প্ৰদান কৰা, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সন্মান প্ৰদান কৰা আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনত পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে, বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাজ্যখনক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এডভান্টেজ আছাম 2.0 আৰম্ভ হৈছিলে। 5 লাখ কোটি টকাৰ অসমত বিনিয়োগৰ আমি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 1,60,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ। 40 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় সন্মানেৰে আমি সন্মানিত কৰিছিলোঁ। 32 লাখ মহিলাক উদ্যমিতাৰ অভিযানত আমি সমাহিত কৰিছিলোঁ। 7 লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এটিকলি দুটিপাত আঁচনিৰে আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাইছিলোঁ। আৰু অসমৰ কাৰণে দূৰদৰ্শী আৰু আগতে আমি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰা বহু প্ৰকল্পৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আমি কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড চুব। আমি কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব। যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 1.5 ঘণ্টা কমি যাব। আমি কোনেও কেতিয়াও ভাবিবও পৰা নাছিলোঁ যে নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত ৰেল আৰু গাড়ী যাব পৰা টানেল নিৰ্মাণ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দহবৰত, আৰু পৃথিৱীৰ দ্বিতীয়টো টানেল আমাৰ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া আমি 3টা ইকনমিক কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি এটা ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, য'ত নেকি 4 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটী আহি পাব পাৰোঁ। শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে আমি 5 বা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাৰ্ঘেৰিটাত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ। সেই সপোনবিলাক এটা সময়লৈকে সপোন আছিলে, কিন্তু অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলচৰলৈ যাব আৰু 22,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত এই ডেডিকেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভ আৰম্ভণি কৰিব। অৰ্থাৎ আজি অসমীয়াই যি সপোন দেখে, অসমে যি সপোন দেখে, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ অসমবাসীৰ লগত আছে। অসমলৈ শান্তি আহিলে, বিকাশৰ গংগা আহিলে, এতিয়া আমাৰ বাবে নতুন সময় আৰু আমি নতুন সপোন দেখাৰ সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2047 চনত এখন অমৃত ভাৰতৰ সপোন দেখে, যিখন ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এডভান্টেজ অসমত দিয়া ভাষণৰ এটা শব্দ উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2047 ভাৰত যেতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব, আমাৰ অসমো ভাৰতৰ ভিতৰত এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব লাগিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সপোন দেখাইছিলে যে এতিয়া চিপছৰ পৰা চাহলৈ चाय से चिप्स तक असम विश्व को देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें सपना देखने के लिए ताकत दिया और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सपना देखना शुरू किया और सपना को संकल्प तक लेके गया और संकल्प से आज हमें सिद्धि भी मिलना शुरू भी हो चुका है। मैं हमारे असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जो बोलते हैं ए फॉर असम, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और सचमुच आज असम एक रास्ता में निकल चुका है कि ए फॉर असम हमारे लिए आज कोई स्पीच नहीं है। ए फॉर असम असम वासियों के लिए आज एक आदर्श है, हमारे लिए एक लक्ष्य है और ये आदर्श और लक्ष्य का पीछे हम लोग काम करेगा और इसको साकार करने के लिए हम भरपूर परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा और आपका असम के लिए जो सपना है इसको हम लोग सब लोग मिलकर साकार करके दिखाऊंगा, यही हमारा लक्ष्य है। मैं 2 शब्द में समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए आज बहुत ही एक भावुक दिन है। अभी अभी हम आपको एग्जीबिशन दिखाया था कैसे ब्रिटिशों ने हमारे चाय बागान का श्रमिकों को कैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर से कैसे लेके आए थे। 200 साल पहले ये लोग हमारे देश में आए, हमारा प्रदेश में आए और पूरा दुनिया में लोगों को असम को पहचान दिया कि असम का चाय असम का पहचान बना। लेकिन जो लोग ये चाय बनाता है, ये लोगों को हम रहने के लिए जो जमीन है इसका अधिकार भी हमने देने का काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि चाय बागान का श्रमिकों को खाली एलपी स्कूल तक पढ़ने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, 5 साल में हम लोगों ने मिलकर 300 हाई स्कूल बनाया हमारा चाय बागानों का श्रमिकों के लिए। हमने सरकारी नौकरी में 3% रिजर्वेशन दिया और हमने निर्णय लिया कि हमारे चाय बागान का श्रमिक एसपी भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनेगा और काम करके और असम का नाम रोशन करेगा। आपने असम आए, चाय बागान का झूमर नृत्य आप पूरा विश्व भर ले जाने का आपने हमें साहस दिया और आज झूमर एक असम का बहुत बड़ा सांस्कृतिक परंपरा में बदल चुका है। आज आपका करकमलों से जब चाय बागान का श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलने का काम होगा, एक असम का और एक नया इतिहास, गरिमामंडित इतिहास आज से ही शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने हमें निर्देश दिया था कि पीएम एकता मॉल बनाना चाहिए। हमने बहुत खूबसूरती से हमने पीएम एकता मॉल बनाया हूं और हमारा विश्वास है कि हमने जो एकता मॉल बनाया हूं वो देश का अंदर पहला 3 में रहेगा, ये हमारा विश्वास है। और आज आपका करकमल से ये एकता मॉल का भी उद्घाटन होगा। हमारे नुमलीगढ़ रिफाइनरी, हमारे इंडियन रेलवेज का कोई सारे प्रोजेक्ट्स आज आपका करकमल से उद्घाटन होगा। आज और काल मिला के आप असम को लगभग 50,000 करोड़ रुपया का सौगात देगा, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको पूरे असम वासियों का ओर से, हॉल में तो हम लोग 5,000 हैं, लेकिन 800 चाय बागान से हमारे पूरा चाय बागान के भाई बहन लोग ये अनुष्ठान देख रहे हैं। सारे चाय बागानों का श्रमिकों का आशीर्वाद आपका साथ रहेगा और आपका ताकत से हम लोग परिश्रम करेगा, हम लोग
मिल के काम करूंगा और सचमुच असम को ए फॉर असम हम लोग बनाते रहेगा। यही संकल्प के साथ मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ आप लोग बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में असम निरंतर विकास, समृद्धि और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देवियों सज्जनों, आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा असम की अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। बिस्वनाथ घाट में क्रूज टर्मिनल तथा हाइलाकंदी जिले के पंचग्राम में एनआरएल के रेल फिट पीओएल टर्मिनल के शिलान्यास, निमाती घाट में क्रूज टर्मिनल के लिए, बोगीबिल में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए तथा फॉरकाटिंग तिनिसुकिया डीएल परियोजना के लिए भूमि पूजन, सापोरमुख डिब्रूगढ़, रोंगिया, मोरकोंग सेलेक्ट तथा बॉर्डरपुर सिल्चर और बदरपुर चुराईबाड़ी रेल लाइनों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के प्रथम चरण, नुमोलीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता वृद्धि परियोजना, गुवाहाटी स्थित पीएम एकता मॉल तथा NH27 से पांडु जेट्टी तक अप्रोच रोड का शुभ उद्घाटन, डिमा हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित कौपिली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध है कि बटन दबाकर आभासी रूप से इन महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों को संपन्न करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री और माल परिवहन के लिए इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल माध्यम के रूप में उभरे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास में इनलैंड वाटरवेज की भूमिका लगातार बढ़ रही है। टर्मिनल, जेटी और जलमार्ग से जुड़े बुनियादी ढांचे तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुवाहाटी के पांडु पोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाला अत्याधुनिक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनकर तैयार है, जो शहर की भीड़ से बचाते हुए निर्बाध कार्गो आवागमन सुनिश्चित करेगा और अंतर्देशीय जलमार्ग लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगा। साथ ही आज विश्वनाथ घाट और निमाती में क्रूज टर्मिनल और बोगीबील में एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन भी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स व्यापार, पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिल रहा इन सभी परियोजनाओं का उपहार असम के लोगों के लिए गर्व का अवसर है। हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी, पूर्वोत्तर भारत समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों से भरपूर भारत की अमूल्य धरोहर आज विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है और इस विकास यात्रा के केंद्र में है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा रंगिया मुरकंग सेलेक, चापरमुख डिब्रूगढ़ और बदरपुर सिलचर एवं बदरपुर चुड़ाईबाड़ी तक कुल 1444 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण तथा फरकाटिंग तिनसुकिया 194 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। आज भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइनों का विद्युतीकरण एक अहम कदम है। रेल लाइन दोहरीकरण से असम में रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी की सूरत तो बदलेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलेगी। असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर द नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुने से अधिक विस्तार किया जा रहा है। बढ़ी हुई रिफाइनरी क्षमता को उचित उपयोग के लिए संबंधित पाइपलाइन की क्षमता को भी 3 गुना बढ़ाया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कुशल नेतृत्व प्रबंधन और त्वरित निर्णय क्षमता से परियोजना लागत के 100 करोड़ रुपए की बचत संभव हो सकी है। साथ ही इसने असम और पश्चिम बंगाल में व्यापक रोजगार सृजित किया। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन की उन्नत सुविधाएं अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इसी क्रम में एक और ऐतिहासिक पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को आकार दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के समुचित विकास के लिए एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की गई। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है। इसका फेज 1 जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 553 किलोमीटर तक विस्तृत है और इसकी क्षमता 4.75 MMSCM पर डे है। पहली बार प्राकृतिक गैस ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट तक पहुंची है, जिससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योगों, चाय बागानों, अनटैप्ड ONGC गैस रिजर्व्स तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जैसे उपभोक्ताओं को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दक्षिणी असम में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भंडारण एवं वितरण केंद्र की स्थापना की जा रही है। 433 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से 5 ग्राम तक रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ा जाएगा। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। विश्व के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत असम की राजधानी गुवाहाटी में एकता मॉल बनकर तैयार हो गया है।
एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। ये प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यापारियों तथा पारंपरिक खाद्य व्यवसायियों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। ये मॉल पर्यटन और शिल्प कला के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। प्रधानमंत्री एकता मॉल ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पारंपरिक उत्पादों और GI टैग युक्त वस्तुओं के वाणिज्यिक विकास का एक स्थायी केंद्र होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बने इस मॉल का कुल निर्माण व्यय 298 करोड़ रुपए है। G+4 इमारत वाले इस मॉल का प्रमुख विशेषताएं हैं। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्याप्त और समान आकार के 35 वाणिज्यिक स्टॉल बनाए गए हैं। मॉल में फूड कोर्ट की व्यवस्था होगी। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सपनों के मॉल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में 24/7 बिजली के संकल्प को साकार किया है। पिछले 5 वर्षों में असम ने इस क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। पूर्वोत्तर का ऊर्जा केंद्र बनता असम आज बिजली उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ चुका है। 5 वर्षों में 12 लाख से अधिक नए बिजली कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 4600 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा और 3200 मेगावाट की ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजना असम को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रही है। इन्हीं उपलब्धियों की श्रृंखला में आज असम को मिल रही है एक और ऐतिहासिक सौगात, लोअर कोफिली जल विद्युत परियोजना। लोअर कोफिली जल विद्युत परियोजना कोफिली नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये परियोजना दिमा हसाव और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में विकसित की गई है। 120 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना हर वर्ष लगभग 470 मिलियन यूनिट स्वच्छ हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगी। 2416 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी की गई है और इस परियोजना के जुड़ने से असम की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता अब बढ़कर 1300 मेगावाट हो गई है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोअर कोफिली जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है कि असम, विशेषकर हमारे चाय बागान के श्रमिक समुदाय आज विकास और जन कल्याण की दिशा में एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। सर्वप्रथम हम एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुत करेंगे जिसमें चाय बागान के श्रमिकों के भूमिहीन होने के दौर से लेकर आज भूमि पट्टा प्राप्त करने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। हर सुबह जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता है, तभी कहीं दूर इन हरे भरे बागानों में कुछ हाथ सुबह की पहली रोशनी के साथ काम में लग जाते हैं। यही हाथ उगाते हैं दुनिया भर में मशहूर असम की चाय। लेकिन इस खुशबू के पीछे छिपी है हजारों लाखों चाय बागान श्रमिकों की मेहनत, संघर्ष और अनकही कहानियां। ब्रिटिश काल में जब असम में चाय बागानों की स्थापना हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार चाय बागानों की लेबर लाइनों में ही बसते रहे।
लेकिन जिस जमीन पर ये रहते थे उसका स्वामित्व चाय बागानों के नाम ही बना रहा। भूमि पट्टा न होने के कारण इन परिवारों को घर बनाने, बैंक से ऋण लेने और कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसके समाधान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहचाना कि असम की पहचान और प्रगति में चाय बागान समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयोजित जुमोइर बिनंदरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बागान समुदाय की संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनके अथक परिश्रम को नमन किया। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस दशकों पुरानी समस्या का स्थायी और ऐतिहासिक समाधान करने का संकल्प लिया। असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 के माध्यम से लेबर लाइनों की जमीन को चाय बागानों की सहायक भूमि से अलग पहचान दी गई। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और डिजिटल बनाया। ये पहल असम के 707 चाय बागानों को कवर करती है और लगभग 3.54 लाख चाय बागान परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। असम की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से बागान श्रमिक समुदायों के लिए विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चाय बागान श्रमिक परिवारों को डिजिटल भूमि पट्टा प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया बटन दबाकर आभासी रूप से चाय बागान के 28,241 लाभार्थी परिवारों को भूमि पट्टे प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। यह चाय बागान समुदाय के लिए भूमि सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया 3 चाय बागान श्रमिकों को प्रतीकात्मक भूमि पट्टा प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं कचार जिले के मोनियरखाल चाय बागान की श्रीमती सीमा नायक को मंच पर बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। अब मैं डिब्रूगढ़ जिले के डेनजॉय चाय बागान के श्री कुथाराती भूमिज को मंच पर आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। अब मैं तिनिसुकिया जिले के सांदांग चाय बागान की श्रीमती सुशीला ग्वाला को मंच पर आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब असम की पावन धरती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 22वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा, जो देश के किसानों के कल्याण हेतु भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे बटन दबाकर पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है
अगर किसान मजबूत है तो देश अडिग है, अगर किसान आत्मनिर्भर है तो भारत सशक्त है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 12 वर्षों में लगातार बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसका परिणाम है कि एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसलों की खरीद सुनिश्चित हुई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला है। हर किसान को किफायती खाद पहुंचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया। पिछले 12 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा कृषि बजट 27,000 करोड़ से बढ़कर 1,40,000 करोड़ से अधिक हुआ है, ताकि बीज से बाजार तक हर मोर्चे पर किसान को शक्ति दी जा सके। इसी तरह ई-नाम, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान समृद्धि केंद्र और एफपीओ के माध्यम से भी किसानों को संबल दिया गया है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हर फसल में बढ़ती उपज खेतों में नए युग का संकेत है। भारत ने यूपीआई, फार्मा आईडी और एग्री स्टैक जैसे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जो किसानों को सीधे और पारदर्शी रूप से अनेकों लाभ पहुंचा रहे हैं। पर असली बदलाव तब आता है जब सरकार सीधे किसान से बात करती है, जब सहायता बिचौलियों से नहीं गुजरती, सीधे उनके खाते में उतरती है। ऐसी ही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान से अब तक 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों तक पहुंचे हैं। पीएम किसाনৰ পৰা যিটো ধন আমাক আঁচনিৰ থ্ৰুদি ধন দিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উন্নত হোৱা বুলি ভাবো মই। আমাদের এই নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের ব্যাংকে যে বছরে 3 লাখ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠান, पीएम किसान का पैसा ठीक टाइम पे मिलता है। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया है। किसानों के साथ आगे बढ़ देश बन रहा है विकसित भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं सर्वजन प्रिय दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मोर मरमोर गुवाहाटीबासी राइज आपनालोकाक মই মোৰ आंतरिक नमस्कार जनाइछु। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, उपस्थित राज्य के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, देश भर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी अन्नदाता साथी, टी गार्डन में काम करने वाले मेरे भाई बहन, और मैं देख रहा हूं कि काफी सीनियर हमारे सभी मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने में से जुड़े हुए हैं। मेरा सबको नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मुझे नवरात्रि के पहले मां कामाख्या की इस पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।
मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए उतने उत्सुक रहते हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका है। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है। लेकिन आज सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं।
जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना है। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती किसानी पर न पड़े। अब जैसे कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। विदेशी बाजारों में खाद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिलती है, वही बोरी हमारी सरकार ने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी है। इस पर सरकार ने अपने खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। ये बोझ सरकार अपने कंधों पर उठा रही है। साथियों, बीते दशक में भाजपा एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम आत्मनिर्भरता को लेकर किया है। हमने कृषि को बाहरी संकटों से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। हमने आजाद भारत में बार बार देखा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ाइयां होती है, कहीं सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, तो परेशानी हमारे किसान को होती थी। कभी खाद महंगी हो जाती थी, कभी डीजल और ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती थी। साथियों, किसानों की खेती नई तकनीक से जुड़े, उन्हें सिंचाई के नए तरीकों से जोड़ा जाए और फसलों को भी लाभ मिले, इस मंशा से हमारी सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की नीति बनाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया। इससे सिंचाई भी बेहतर हुई और लागत भी कम हो गई। आज सरकार आपके खेतों को सोलर पंप से जोड़ने के लिए काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि डीजल पर आपका खर्च कम से कम हो।
केंद्र जो कुसुम योजना बनाई है वो इसीलिए है। आज बहुत सारे किसान न सिर्फ सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रहे हैं बल्कि उससे बिजली बनाकर पैसे भी कमा पा रहे हैं। और तो इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता ऊर्जादाता बने। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि खाद और कीटनाशकों पर किसानों की निर्भरता भी कम हो। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश के 5 बड़े खाद कारखाने बंद हो गए थे। हमने उन खाद कारखानों को फिर से शुरू करवाया। साथ ही किसानों को नैनो यूरिया से जोड़ने के लिए भी कई काम किए। आज देश के किसान को इसका लाभ मिल रहा है। अब बीजेपी एनडीए सरकार देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रही है। किसान जब बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और हमारे अन्नदाता वैश्विक संकटों से भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है यह आज दुनिया देख रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनरीज के विकास के लिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया है। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहां असम में जो हमारी रिफाइनरीज है उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन के अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हो चुका है और असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो, हमें विदेशों से कम तेल मंगाना पड़े, इसके लिए 1 दशक में बहुत बड़ा काम हुआ है। पिछले 10 साल में आज देश का करीब करीब पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिक रूट से जुड़ चुका है और जल्द ही
हम 100% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य भी पूरा कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण देश में करीब करीब 250 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। असम में भी रेलवे नेटवर्क का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। आज भी यहां रेलवे के बिजलीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथियों, असम देश में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े संकल्पों की सिद्धि में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं असम में शुरू हुई है, वो असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है, असम की समृद्धि बढ़ा रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार की पहचान संवेदनशीलता से है, सुशासन से है। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज असम के टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी पहल हुई है। जिनकी मेहनत से असम की वैश्विक पहचान को बल मिला, जिनकी उगाई चाय की खुशबू दुनिया भर में भारत की पहचान बनी, आज उन साथियों को बीजेपी एनडीए सरकार सम्मान भी दे रही है और सहायता भी दे रही है। कांग्रेस की सरकारों ने इन साथियों को पूछा तक नहीं। इनके पास जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं थे। मैं हिम्मता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। आपने टी गार्डन से जुड़े इन परिवारों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज असम की सरकार इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने का काम कर रही है। अब इन परिवारों को उनकी अपनी जमीन मिली है और इनके लिए पक्के घर मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे टी गार्डन में रहने वाली बहनों को विशेष रूप से बहुत फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि अब टी गार्डन में काम करने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और बीजेपी सरकार ने इसके लिए भी पूरी सुविधाएं बना दी है। इसलिए ही तो हर टी गार्डन वर्कर कह रहा है, आको ये बार बीजेपी सरकार। और मेरे लिए तो ये मेरे टी गार्डन के मजदूरों का सम्मान करना मतलब मैं खुद एक कर्ज उतार रहा हूं। क्योंकि आप चाय बागान में काम करते थे, दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया।
अब मुझे बताइए, ये टी गार्डन वालों के आशीर्वाद नहीं होते तो मैं यहां पहुंचता क्या? ये टी गार्डन वालों की टी मेरे यहां पहुंची और मैं आज आपके बीच पहुंचा। और देखिए मां कामाख्या की कैसी कृपा है कि मुझे आज मेरे टी गार्डन के भाइयों का कर्ज उतारने का मौका मां कामाख्या देवी ने मुझे दिया। साथियों, आज से प्रसिद्ध निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असम में टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला काम है। बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे रोजगार और विकास के बड़े अवसर के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में भी वाटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। क्रूज टर्मिनल बनने से ब्रह्मपुत्र पर क्रूज चलाने का काम आगे बढ़ेगा और देश दुनिया के पर्यटकों के लिए असम तक पहुंचना और आसान होगा। जब क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को नया बाजार मिलेगा। छोटे दुकानदारों, नाविकों, होटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। यानी असम में टूरिज्म अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, यह स्थानीय विकास और जन समृद्धि का एक नया इंजन बन रहा है। साथियों, असम आज हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी अष्टलक्ष्मी के नए भविष्य का एक मॉडल बन रहा है। यहां की प्रगति पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई गति दे रही है। असम में जो बदलाव बीते एक दशक में बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है, उसका प्रभाव पड़ोस में पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। वहां भी लोग बीजेपी एनडीए का ऐसा ही सुशासन चाहते हैं। इसलिए मैं असम के हर युवा, हर परिवार से कहूंगा कि हमें मिलकर विकसित असम के लिए काम करते रहना है, ताकि असम देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे। इसी आग्रह के साथ मैं जब ये सभी मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं। यहां जो पीएम एकता मॉल का उद्घाटन हुआ है, आप अपने राज्य की चीजें भी यहां बेचने की व्यवस्था कीजिए। आप कुछ जगह यहां लीजिए और असम में किसी को केरल की चीज चाहिए तो यहीं से मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र के कोई चीज चाहिए यहीं से मिल जानी चाहिए, गुजरात की कोई चीज चाहिए यहां से मिल जाए, राजस्थान की चाहिए यहां मिल जाए। यानी पूरे देश की एकता का दर्शन हो। इस मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों की उपस्थिति हो। इस मॉल में असम के हर डिस्ट्रिक्ट की उपस्थिति हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति एकता मॉल में जाए तो उसको वहां पूरा हिंदुस्तान मिल जाना चाहिए।
और मुझे विश्वास है कि असम की धरती से पूरे देश को एक मॉडल मिलेगा और सफलतापूर्वक देश के हर राज्य में एकता मॉल तैयार हो जाएंगे। आप सबको फिर से एक बार विकास की परियोजनाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश भर से जो किसान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद जब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, मां कामाख्या की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे और हम सारे संकटों को पार करते हुए नए विश्वास, नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। महोदय, आपके मार्गदर्शक विचार और ओजस्वी उद्बोधन हम सभी को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। आज के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 22वीं किस्त के अवसर पर यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में आए। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथिगण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का मैं यहाँ की उपस्थिति पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त जो उनका शेड्यूल है उसमें से उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर अपनी उपस्थिति से हमको अनुग्रहित किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। इसी के साथ हम सब खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। बाहर नहीं जाएगा अभी कोई भी। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।